What's up, guys? I hope you're having a good time. So today we'll be starting with invoices and other documents. मैं invoices, other documents, accounts and e-way bills सारे चैप्टर एक साथ कवर कर रहा हूँ ये वीडियो में, ठीक है. दिस वीडियो इज़ प्रीडोमिनेंटली फॉर फाइनल लेवल. हावेवर इंटर लेवल के स्टूडेंट्स भी इसको एक बार देख कर रेफर कर सकते हैं. उनका कंटेंट भी इसके अंदर कवर्ड अप है, ठीक है. फॉर सी ए इंटर स्टूडेंट्स जितना तुमको एप्लीकेबल है बस उतना ही देखना, बाकी का वीडियो उसको स्किप करते जाना. स्टिक नोट साइड में रहेंगे, उसको नोट डाउन करते जाना. चल विल स्टार्ट विथ फर्स्ट इन्वॉइसेस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स. इसके अंदर मैं पर्टिकुलर्स ऑफ इन्वॉइसेस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स नहीं कवर कर रहा हूँ बिकॉज वो मोर और लेस सबके सेम है. जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखी हुई है, मेरे एक वीडियो में मैंने कवर भी किया हुआ है, तो सिर्फ उतना ही अपन गो थ्रू करेंगे, ठीक है. चल सबसे पहला बेसिक है अपना जनरल केस जो अपन ने टाइम ऑफ सप्लाई के साथ देखा था, दैट इज लास्ट डे ऑफ इशूइंग इनवॉइस. लास्ट डे ऑफ इशूइंग इनवॉइस मतलब क्या कि इस डेट के बाद मैं इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, ठीक है. चल गुड्स के केस में देख. गुड्स के केस में 4 केस है: इन्वॉल्व मूवमेंट, डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सेल और रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस. तो वेर द गुड्स इन्वॉल्व्स मूवमेंट, उस केस में माई लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विल बी ऑन और बिफोर द रिमूवल, ठीक है. मतलब रिमूवल के पहले मैं कभी भी इनवॉइस इशू कर सकता हूँ, रिमूवल के बाद अगर मैंने इनवॉइस इशू किया तो वो इनवॉइस वैलिड नहीं होगा. माई डेट ऑफ रिमूवल विल बी माई लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, ठीक है. इफ गुड्स डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, उस केस में माई लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विल बी डेट ऑन विच गुड्स वर मेड अवेलेबल फॉर डिलीवरी, ठीक है. नेक्स्ट कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स. कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में 2 चीज़ें हैं. अगर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इशूड है तो माई लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विल बी ऑन और बिफोर द डेट ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट्स. अगर सक्सेसिव स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स इशू नहीं किया तो माई लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विल बी डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है. एंड लास्ट है सेल और रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस. इस केस में सेल का इफेक्ट होगा जब अप्रूवल मिलेगा. तो इसमें भी 2 केस है. अगर अप्रूवल विद इन 6 मंथ्स मिल जाता है तो डेट ऑफ अप्रूवल विल बी माई लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस. अगर अप्रूवल आफ्टर 6 मंथ्स मिलता है तो एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स विल बी माई लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, ठीक है. नेक्स्ट सर्विसेज के केस. सर्विसेज के केस में सबसे पहले है कि अगर कोई बैंकिंग, एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्विसेज दे रही है तो सच बैंकिंग, एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन इशू इनवॉइस विद इन 45 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस, ठीक है. अदर देन बैंक्स, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो दे कैन इशू इनवॉइस विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस. मतलब सर्विस देने के बाद विद इन 30 डेज या 45 डेज अगर मैं इनवॉइस इशू कर देता हूँ तो मेरा इनवॉइस इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है. अदरवाइज इट विल बी वॉइड. नेक्स्ट ये आ गया तुम्हारा कंटिन्यूस सप्लाई. कंटिन्यूस सप्लाई के केस में क्या है? कंटिन्यूस सप्लाई के केस में इट इज़ लाइक कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट असर्टेनेबल है तो इनवॉइस शुड बी इशूड ऑन और बिफोर सच ड्यू डेट. अगर ड्यू डेट नहीं है तो इनवॉइस शुड बी इशूड ऑन और बिफोर डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स. इन एनी केस अगर वो इवेंट रिलेटेड है तो इनवॉइस शुड बी इशूड एट द कंक्लूजन ऑफ द इवेंट, ठीक है. इंश्योरेंस या टेलीकॉम सेक्टर है तो उसके केस में इनवॉइस शुड बी इशूड when the entry has been made in books of accounts or the last day of the quarter whichever is earlier, ठीक है. नेक्स्ट इसका अगर तुमको एग्जाम्पल वगैरह चाहिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने टाइम ऑफ सप्लाई में इसको कवर किया हुआ है, तो एक बार टाइम ऑफ सप्लाई का वीडियो भी वापस देख लेना. इसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ टैक्स इनवॉइस है. देख कोई भी इनवॉइस पकड़ ले, उसमें बेसिक चीज़ें क्या होती है ना, बेसिक चीज़ें होती है नेम, ठीक है. कौन इशू कर रहा है, सप्लायर का नाम आ गया, किसको इशू कर रहे हैं, रेसिपिएंट का नाम आ गया, ठीक है. क्या इशू कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स आ गया, वैल्यू आ गई, क्वांटिटी आ गया, उस पर कितना टैक्स है वो आ गया, स्टेट आ गया, HSN कोड आ गया, ठीक है. ये सारी बेसिक डिटेल्स है. डिलीवरी एड्रेस हो गया, सिग्नेचर हो गया, ये सब बेसिक डिटेल्स है जो हर इनवॉइस में रहती है, ठीक है. पर्टिकुलर्स ऑफ टैक्स इनवॉइस एक बार देख लेना, जितने भी आ गया पर्टिकुलर्स है वो सब एक बार देख लेना. मोर और लेस एवरीथिंग इज सेम, ठीक है. नेक्स्ट रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस. देख रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट है ना कब एप्लीकेबल होगा? व्हेन द पर्सन हु इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम पॉइंट ऑफ लायबिलिटी. अगर वो पॉइंट ऑफ लाइबिलिटी के विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो ही रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस वाला फंडा एप्लीकेबल होगा. क्यों? क्योंकि इधर देख नीचे जो ये पॉइंट दिया है ना तुमको पीरियड वाला, देख पीरियड क्या दिखा है, रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस शैल बी इशूड फॉर द सप्लाईज इफेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड दैट इज इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एक्चुअल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. तो ये जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और एक्चुअल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग कब होंगे? ओनली व्हेन पर्सन अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम पॉइंट ऑफ लाइबिलिटी। अगर वो 30 डेज के बाद अप्लाई करता है तो उसका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी इक्वल टू इट्स एक्चुअल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। समझ में आ गया? ठीक है, तो इधर देख, रिवाइज इनवॉइस कौन इशू करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन। कब इशू करेगा? विद इन 1 मंथ। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, पीरियड क्या आएगा? फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल एक्चुअल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा इस केस में? पॉइंट ऑफ लाइबिलिटी, मतलब जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल था उस दिन से लेकर, अगर उसने विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो एक्चुअल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तक जितना भी उसने सप्लाई किया है उन सप्लाईज का आफ्टर द एक्चुअल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन 1 मंथ वो रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर देगा। समझ में आ गया? ठीक है, अगर चाहिए तो इसको कॉपी कर लेना। नेक्स्ट, पर्टिकुलर्स ऑफ रिवाइज टैक्स इनवॉइस एक बार देख लेना। नो टैक्स इनवॉइस, देख कौन सा केस है जिसमें टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होगा? व्हेन द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन ₹200 प्लस मेरा जो रेसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है, प्लस दैट अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर टैक्स इनवॉइस। ठीक है, तो नो टैक्स इनवॉइस के केस में 3 चीज़ याद रखना। सबसे पहला, वैल्यू ऑफ सप्लाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 200 प्लस माई recipient should be unregistered plus that unregistered recipient does not require टैक्स इनवॉइस। तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो ही तुम टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करोगे। तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो तुमको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ठीक है, अमेंडमेंट देख, अमेंडमेंट क्या बोलता है कि अगर मैं ऑनलाइन मूवी टिकट इशू करता हूँ, ठीक है, अगर मैं बुक बाय शो से मैंने मूवी टिकट बुक की, ठीक है, तो उस केस में इट विल बी डीम्ड दैट ई टिकट विल बी डीम्ड टू बी द टैक्स इनवॉइस इवन इफ उसके अंदर रजिस्टर्ड का कोई भी एड्रेस या कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। समझ में आ गया? अमेंडमेंट क्या बोलता है देख, रजिस्टर्ड सप्लायर सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स इन मल्टीपल स्क्रीन्स, मतलब थिएटर में कोई मूवी दिखाना है, ठीक है, इफ दैट सप्लायर इशूज ई टिकट्स देन सच ई टिकट्स विल बी डीम्ड इनवॉइस इवन इफ डिटेल्स ऑफ रेसिपिएंट इज नॉट अवेलेबल व्हाइल द अदर रिक्वायर्ड डेटा इज अवेलेबल। समझ में आ गया? ठीक है, नीचे एक सम है, ये नो टैक्स इनवॉइस केस से रिलेटेड है, एक बार अगर देखना हो तो देख लेना। नेक्स्ट, बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई कब इशू होगा? व्हेन यू कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस, दैट इज इन केस ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और इन केस यू आर कंपोजिट सप्लायर। ठीक है, अगर तुम कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहे हो या फिर तुम एग्जेम्प्ट गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करते हो तो तुम बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करोगे। ठीक है, पर्टिकुलर्स ऑफ बिल ऑफ सप्लाई देख लेना एक बार। रिसीट वाउचर, रिफंड वाउचर देख, रिसीट वाउचर क्या होता है, कौन इशू करेगा? दोनों, रिसीट वाउचर एज वेल एज रिफंड वाउचर शैल बी इशूड बाय सप्लायर टू रेसिपिएंट। ठीक है, रिसीट वाउचर कब इशू करेगा? जब उसको एडवांस पेमेंट मिलता है फॉर एनी सप्लाईज। रिफंड वाउचर कब इशू करेगा? जब उसको एडवांस पेमेंट मिल गया लेकिन उसने सप्लाई नहीं किया, तो उस केस में वो क्या करता है? रिफंड वाउचर इशू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट, पर्टिकुलर्स ऑफ रिसीट वाउचर एंड रिफंड वाउचर देख लेना एक बार। पर्टिकुलर्स हो गया। रेसिपिएंट पेइंग टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, अगर कोई रेसिपिएंट है जो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर रहा है तो सच रेसिपिएंट शैल इशू टैक्स इनवॉइस एज वेल एज ही विल इशू पेमेंट वाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू दिस सप्लायर। ठीक है, एविडेंसिंग के भाई मैंने इतना पेमेंट किया है और उस पर इतना टैक्स पे किया है। कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस देख, कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस कब आएगा? जब रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है। अगर मेरा रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, तो जितना भी एक दिन में मैंने जितना भी सप्लाई किया है ना, वो सारा का सारा सप्लाई का मैं एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा एट द एंड ऑफ ईच डे। समझ में आ गया? कब होगा? व्हेन द रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड। ठीक है, मिस्टर ए रजिस्टर्ड सप्लायर है, कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस, उसने सप्लाई 1 किया टू अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट 1, सप्लाई 2 किया टू अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट 2, लाइकवाइज सप्लाई 3 एंड सप्लाई 4 किया, तो इन चारों का एक ही कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बनाएगा। ठीक है, अभी इधर देख, हाउएवर इफ द इंटरस्टेट सप्लाईज है, अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है ना, इंटर स्टेट सप्लाई, इवन इफ इट इज मेड टू एन अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट, टैक्स कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस कैन नॉट बी इशूड। ठीक है, कब? व्हेन सच सप्लाईज वैल्यू इज एक्सीडिंग ₹250,000। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार मार्क करके रख लेना। ये क्या बोलता है कि अगर मैं किसी अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को सप्लाई कर रहा हूँ एंड मेरे सप्लाई का वैल्यू 250,000 से ज़्यादा है तो आई कैन नॉट इशू कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। समझ में आ गया? ठीक है, चल
इनवॉइसेज एंड पेमेंट वाउचर बाय पर्सन पेइंग टैक्स अंडर आरसीएम एक बार देख लेना, पर्टिकुलर्स ऑफ पेमेंट वाउचर एक बार देख लेना, डिलीवरी चालान। देख ये जो 4 केस है ना, ये 4 केस में ऐसा बोला है कि अगर तुम एट द टाइम ऑफ रिमूवल इनवॉइस इशू नहीं करते, ठीक है, अपन ने अभी स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्ट में ही देखा था कि अगर इफ गुड्स इन्वॉल्व्स मूवमेंट तो माय इनवॉइस शुड बी इशूड ऑन और बिफोर रिमूवल। डिलीवरी चालान क्या बोलता है कि अगर तुम एट द टाइम ऑफ रिमूवल इनवॉइस इशू नहीं करते, ठीक है, इन 4 केस में, तो ये चारों केस में तुम अंडर अ डिलीवरी चालान भी गुड्स रिमूव कर सकते हो एंड इनवॉइस बाद में इशू कर सकते हो, ठीक है। पहला क्या है, सबसे पहला है तुम्हारा लिक्विड गैस। लिक्विड गैस के केस में अगर तुमको एट द टाइम ऑफ रिमूवल क्वांटिटी नहीं मालूम तो तुम उसको अंडर डिलीवरी चालान विद अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी उसको रिमूव कर सकते हो, और जैसे ही फाइनल क्वांटिटी तुमको मालूम पड़ जाएगा तुम आफ्टर रिमूवल एक इनवॉइस इशू कर सकते हो, ठीक है। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क, अगर मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं मेरे गुड्स किसी जॉब वर्क को दे रहा हूँ, ठीक है, जॉब वर्कर को दे रहा हूँ फॉर एनी प्रोसेसिंग, तो उस केस में मैं विदाउट इनवॉइस दैट इज अंडर अ डिलीवरी चालान मेरे गुड्स रिमूव कर सकता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर एनी रीजन अदर देन सप्लाई, ठीक है, एंड लास्ट विल बी अदर सप्लाईज एज नोटिफाइड। तो इन चारों केस में मैं विदाउट इनवॉइस गुड्स रिमूव कर सकता हूँ बट अंडर डिलीवरी चालान, ठीक है। नेक्स्ट, मैनर ऑफ इशूइंग डिलीवरी चालान। डिलीवरी चालान विल बी इशूड इन ट्रिप्लिकेट। सबसे पहला कॉपी विल बी दैट इज ओरिजिनल कॉपी होगा कंसाइनी का, जिसको मैं डिलीवर कर रहा हूँ गुड्स, ठीक है। डुप्लीकेट कॉपी होगा ट्रांसपोर्टर का जो मेरा गुड्स डिलीवर कर रहा है, और ट्रिप्लिकेट कॉपी होगा मेरा जो गुड्स डिलीवर करने वाला है। समझ में आ गया, कंसाइनर, ठीक है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट देख क्या क्या, एक तो सबसे पहला ये है कि अगर मैं कोई गुड्स सेमी नॉकडाउन कंडीशन दैट इज एसकेडी, या फिर कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन दैट इज सीकेडी, ठीक है, या फिर बैच या लॉट्स में अगर मैं निकाल रहा हूँ ना, तो उस केस में फर्स्ट बैच, फर्स्ट लॉट या फर्स्ट कंसाइनमेंट जब भी निकलेगा उसके साथ मैं मेरा कंप्लीट इनवॉइस इशू करूंगा। देयर आफ्टर जितने भी सब्सिक्वेंट लॉट्स निकलेंगे वो सबके साथ मेरे को डिलीवरी चालान अकम्पनी करना पड़ेगा, और जब मेरा फाइनल लॉट दैट इज मेरा लास्ट लॉट निकलेगा तब मुझे ओरिजिनल कॉपी कंसाइनी के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रख लेना, एसकेडी सीकेडी कंडीशंस वाला। नेक्स्ट, क्रेडिट नोट डेबिट नोट। अभी देख क्रेडिट नोट क्या होता है। क्रेडिट नोट वाला केस कैसा है, इट इज सेम एज योर रिफंड वाउचर। देख मेरे को है ना, रेसिपिएंट ने एडवांस पेमेंट किया, उस एडवांस पेमेंट के अगेंस्ट मैंने सप्लाई नहीं किया या फिर शॉर्ट सप्लाई किया, ठीक है। तो अगर मैंने सप्लाई नहीं किया तो पूरे वैल्यू का मुझे रिफंड देना पड़ेगा, अगर मैंने शॉर्ट सप्लाई किया तो बैलेंस वैल्यू का मुझे रिफंड देना पड़ेगा, ठीक है। रिफंड नहीं देने के अलावा सेकेंड ऑप्शन है मेरे पास क्रेडिट नोट इशू करना। क्रेडिट नोट मतलब क्या, कि भैया आज तेरा इतना पैसा मेरे पास पड़ा है, जब मैं तुझे इन फ्यूचर नेक्स्ट सप्लाई करूंगा ना, तो तू मुझे अगेंस्ट दिस क्रेडिट नोट इतना अमाउंट काट के बैलेंस पेमेंट कर देना। दैट इज व्हाट क्रेडिट नोट का फंडा सेज, ठीक है। तो देख क्रेडिट नोट क्या बोलता है, वेयर मोर देन वन टैक्स इनवॉइसेस आर इशूड एंड टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स चार्ज इज मोर देन एक्चुअल वैल्यू और एक्चुअल टैक्स पेबल, तो उस केस में जो भी बैलेंस अमाउंट है उसका मैं क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा। मतलब क्या कि भाई मैंने सामने वाले से 100 रुपये टैक्स ले लिए, टैक्स चार्ज, बट एक्चुअल टैक्स अमाउंट वाज ओनली 80 रुपीज़, तो जो बैलेंस 20 है ना वो 20 मैंने उससे एक्स्ट्रा लिया है, तो या तो मैं उसको रिफंड कर दूंगा या मैं क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा 20 रुपीज़ का, उसको ये बोलूंगा कि जब तू नेक्स्ट टाइम पेमेंट करेगा तो 20 रुपये काट के पे करना। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, supplier may issue more than one credit note to recipient for supplied made in financial year. Once the credit note has been issued, the tax liability of the supplier will stand reduced, ठीक है। अभी देख मैंने 100 रुपये कलेक्ट किए, तो मेरा लाइबिलिटी कितना है गवर्नमेंट को पे करने का, 100 रुपये का। लेकिन अगर मैं 20 रुपये का क्रेडिट नोट इशू कर देता हूँ ना, तो मुझे 20 रुपये अभी पे नहीं करने, वो बाद में पे करने। तो एट प्रेजेंट टू द एक्सटेंट 20 रुपीज़ मेरा टैक्स लाइबिलिटी कम हो गया, ठीक है। ये लाइन में वही बोला है, समझ में आ गया फंडा। नेक्स्ट, it is important to note that credit notes are not permitted to be issued for secondary discounts. Secondary discounts मतलब वो discounts which are not known at the time of supply. अगर सप्लाई के टाइम पे तुमको डिस्काउंट नहीं पता, अगर तुम इन नियर फ्यूचर डिस्काउंट दे रहे हो विद रिलेशन टू दैट सप्लाई, तो उस सेकेंडरी डिस्काउंट के केस में मैं क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट,
सप्लायर कैन इशू, मैं क्रेडिट नोट कब इशू कर सकता हूँ, मैं क्रेडिट नोट कब इशू कर सकता हूँ, एट सितंबर का रिटर्न ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, फॉर इंस्टेंस नवंबर का एक फंड है, नवंबर का मेरे को क्रेडिट नोट इशू करना था। ठीक है, तो नवंबर 2019 का क्रेडिट नोट आई कैन इशू बाय द एंड ऑफ 20th अक्टूबर, दैट इज GSTR फाइल्ड फॉर सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, बाय द एंड ऑफ 20th अक्टूबर 2020 और माई एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं मान ले एनुअल रिटर्न फाइल करता हूँ 1 जून को, तो जो नवंबर 1 जून 2020, तो जो नवंबर 2019 का क्रेडिट नोट का डिटेल्स है ना, वो मैं 1 जून दैट इज डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न और 20th अक्टूबर 2020 विच एवर इज अर्लियर तक ही चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं उसको एडजस्ट नहीं कर सकता। ये कॉमन टाइम लिमिट है, एक बार देख लेना। दिस कॉमन टाइम लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ डेबिट नोट। डेबिट नोट क्रेडिट नोट मोर और लेस सेम है। ठीक है, बस क्रेडिट नोट के लिए एक कॉमन टाइम लिमिट है, बियॉन्ड दिस टाइम लिमिट आई कैन नॉट इशू क्रेडिट नोट्स। डेबिट नोट में ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, अभी इधर देख, टाइम एक्सपायर्ड मेडिसिन और ड्रग्स। ठीक है, अभी मैं मेडिसिन का सप्लायर हूँ, बरोबर। सप्लाई का बेसिक फंडा क्या बोलता है, मैंने सप्लाई किया रेसिपिएंट को, रेसिपिएंट क्या करेगा, मुझे पेमेंट देगा प्लस टैक्स पे करेगा प्लस उसका टैक्स का क्रेडिट ले लेगा। ठीक है, ये बेसिक फंडा बोलता है। अभी इधर देख, टाइम एक्सपायर्ड मेडिसिन या ड्रग्स है ना, अगर वो एक्सपायर हो जाते हैं, कोई भी मेडिसिन, मैं सप्लायर हूँ मेडिसिन का, मैंने मेडिसिन सप्लाई किया एंड अगर वो सब मेडिसिन एक्सपायर हो जाता है ना, तो वो रेसिपिएंट क्या करेगा, मुझे उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो वो जो मुझे मेडिसिन रिटर्न कर रहे हैं ना, तो इसमें दो ऑप्शन अवेलेबल है, या तो मैं उस रिटर्न को एक फ्रेश सप्लाई ट्रीट करूं या फिर मैं उसको क्रेडिट नोट इशू कर दूं। ठीक है, अगर मैं उसको फ्रेश सप्लाई ट्रीट करता हूं तो इस केस में अभी क्या हो जाएगा, रोल प्ले चेंज हो जाएगा, वो सामने वाला सप्लायर बन जाएगा, मैं रेसिपिएंट बन जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं उससे वो माल खरीदूंगा, अगर मैंने टैक्स पे किया है तो उस टैक्स का क्रेडिट भी ले लूंगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार ये देख लेना, ये इंटर वालों को एप्लीकेबल नहीं है, ये पॉइंट फाइनल वालों को एप्लीकेबल है, तो फाइनल वालों को एक बार इसको ध्यान से देख लेना। नीचे एक इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है, तो ऊपर जो भी थियरी लिखी है उस थियरी का डिटेल एक्सप्लेनेशन तुमको इलस्ट्रेशन से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चल, डेबिट नोट ऑलमोस्ट सेम एज क्रेडिट नोट है, तो एक बार फटाफट पढ़ लेना। पर्टिकुलर्स ऑफ डेबिट नोट क्रेडिट नोट एक बार देख लेना। HSN कोड देख, HSN कोड कब आएगा, इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला, अगर मेरा टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 1.5 CR है तो मुझे HSN कोड इशू करने का ज़रूरत नहीं है, मुझे HSN कोड की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। अगर मेरा टर्नओवर 1.5 CR से लेकर 5 CR के अंदर है तो मुझे 2 डिजिट HSN कोड की रिक्वायरमेंट आएगी। अगर मेरा टर्नओवर मोर देन 5 CR है तो मुझे 4 डिजिट HSN कोड की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, इंटर लेवल पे ये MCQ में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, इनवॉइसेस इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। देख, ये फाइनल लेवल पे है, अगर मैं गुड्स या सर्विस एक्सपोर्ट करता हूँ तो आई कैन एक्सपोर्ट सच गुड्स और सर्विसेज अंडर 2 कंडीशन। सबसे पहला, या तो मैं उस एक्सपोर्ट पे IGST पे करूँ एंड उस IGST का क्रेडिट ले लूँ, या फिर मैं उसको अंडर अ बॉन्ड या LUT एक्सपोर्ट करूँ। ठीक है, तो इन एनी केस अगर मैं IGST पे करके एक्सपोर्ट करता हूँ तो उसके लिए अकॉर्डिंगली मेरे को इन्वॉइसेस वगैरह इशू करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अंडर अ बॉन्ड या LUT पेमेंट एक्सपोर्ट करता हूँ तो मुझे बॉन्ड या LUT की डिटेल्स देनी पड़ेगी। ठीक है, चल, नेक्स्ट, सप्लायर ऑफ टैक्सेबल। देख, ये जो पॉइंट है ना, ये 3 पॉइंट में क्या बोला है कि भाई ये 3 सप्लायर जो है ना, ये 3 सप्लायर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करके उसकी जगह पे कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट इशू कर सकते हैं जिसके अंदर टैक्स इनवॉइसेस की पर्टिकुलर्स प्रेजेंट हो। ठीक है, इधर देख, ये जो पैरा है ना, लास्ट वाला पैरा, गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन बाय द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन डिफाइन द कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज हु कैन इशू एनी अदर डॉक्यूमेंट इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस। तो वो कौन कौन से सर्विसेज है, कौन कौन से टैक्सेबल सर्विसेज है। सबसे पहले है इंश्योरेंस, बैंकिंग, NBFCs या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। तो अगर कोई इंश्योरेंस सर्विस दे रहा है, कोई बैंकिंग सर्विस दे रहा है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सर्विस दे रहा है या NBFC की सर्विस दे रहा है, तो दैट पर्सन ही कैन इशू एनी डॉक्यूमेंट अदर देन इनवॉइस। ठीक है, अभी उसमें मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है ना, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तुमको टैक्स इनवॉइस के पर्टिकुलर्स में मिलेगी ही मिलेगी। तो अगर मैं कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट इशू कर रहा हूँ तो उसमें मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैं GTA हूँ और मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स दे रहा हूँ बाय रोड, तो आई कैन इशू एनी अदर डॉक्यूमेंट इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस, उसके अंदर मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए।
एंड लास्ट, अगर मैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा हूँ तो आई कैन इशू एनी डॉक्यूमेंट अदर देन इनवॉइस, उसके अंदर मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक बार ये चार्ट ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट, मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस। अगर मैं गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ तो मैं ट्रिप्लिकेट में इनवॉइस इशू करूँगा। सबसे पहला ओरिजिनल कॉपी फॉर द रेसिपिएंट, डुप्लीकेट कॉपी फॉर द ट्रांसपोर्टर एंड ट्रिप्लिकेट कॉपी फॉर माई सेल्फ। ठीक है, सप्लायर। अगर मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं डुप्लीकेट इशू करूँगा, ओरिजिनल कॉपी फॉर द रेसिपिएंट एंड डुप्लीकेट कॉपी फॉर माई सेल्फ। बट ऑब्वियसली सर्विसेज को मैं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू नहीं डालूंगा, इसीलिए इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का कॉपी नहीं आएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट, टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ ISG। ये एक बार देख लेना है ऊपर, ISG का मीनिंग है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है और इसके पर्टिकुलर्स क्या क्या है। ठीक है, पर्टिकुलर्स में अपन ने टाइम वेस्ट नहीं किया है, बिकॉज मोर और लेस सारे के सारे पर्टिकुलर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, तो इनवॉइसेस चैप्टर, अदर डॉक्यूमेंट्स वाला चैप्टर तुम्हारा यहाँ पर कवर अप हो जाता है। अभी अपन अकाउंट्स एंड ई-वे बिल देख लेते हैं। देख, सबसे पहला, हु मेंटेन्स द रिकॉर्ड। ठीक है, रजिस्टर्ड सप्लायर, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो सप्लाई कर रहा है वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा। कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा? प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के, इनवर्ड सप्लाईज एंड आउटवर्ड सप्लाईज, दैट इज परचेज एंड सेल्स के रिकॉर्ड्स, स्टॉक के रिकॉर्ड्स रखेगा, ITC के रिकॉर्ड्स रखेगा, कितना ITC मैंने अवेल किया, कितना यूटिलाइज किया, कितना बैलेंस है, कितना लैप्स हो गया एंड सो ऑन। आउटपुट टैक्स पेएबल एंड पेड, कितना टैक्स लाइबिलिटी है मेरा सेल्स पे, ठीक है, उसमें से मैंने कितना पे कर दिया, कितना बैलेंस है, वो सब, एंड सच अदर पर्टिकुलर एज में बी नोटिफाइड। ठीक है, रिकॉर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड, कौन कौन से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो रूल्स में प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, वो सारे यहाँ पर दिए हुए। तो सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैव बीन इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। अगर मैंने कोई गुड्स या सर्विस इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किए, तो उसके रिकॉर्ड्स भी मुझे रखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मैंने कोई परचेज किया है जिस पर मेरे को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है, ठीक है, तो उसके भी रिकॉर्ड्स मुझे मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, सो एज टू प्रूव दैट कि मैंने इसको RCM में परचेज किया है, मैंने इस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया है। ठीक है, सेपरेट अकाउंट फॉर एडवांसेज रिसीव्ड, पेड एंड एडजस्टमेंट्स मेड। अगर मेरे को किसी सप्लाई के अगेंस्ट कोई एडवांस मिलता है तो उसके लिए मुझे अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा, एडवांस वाउचर करके। ठीक है, पर्टिकुलर्स ऑफ, मेरे को नेम एड्रेस ऑफ सप्लायर आ गया, नेम एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट आ गया, एड्रेस ऑफ द प्रीमाइसेस वेयर द गुड्स आर स्टोर्ड। ठीक है, गुड्स स्टोर्ड ड्यूरिंग द ट्रांसिट एंड स्टॉक्स स्टोर्ड। मतलब क्या है कि मेरे को ये सारे रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे कि भाई सप्लायर कौन है जिससे मैंने गुड्स खरीदे, रेसिपिएंट कौन है जिसको मैंने सप्लाई किया, ठीक है, मैंने कहाँ कहाँ पे गुड्स स्टोर करके रखे, मेरे कौन कौन से कितने कितने गोडाउन है, वो सबका डिटेल्स मुझे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अभी तो देख, रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय सप्लायर अदर देन कंपोजिट सप्लायर। कंपोजिट सप्लायर के लिए ये सब में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो अदर देन कंपोजिट सप्लायर है उनको स्टॉक डिटेल्स मेंटेन करके रखना पड़ेगा, भाई कितना गुड्स मैंने परचेज किया और कितना गुड्स मैंने सेल किया है। ठीक है, और उनको टैक्स का डिटेल्स, ITC का डिटेल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट्स, डिलीवरी चालान, ये सब का भी डिटेल्स मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख, रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय एन एजेंट। ऑल एजेंट्स, एजेंट बोल ले, फैक्टर्स बोल ले, ब्रोकर बोल ले, ठीक है, जो भी है ऑक्शनियर वगैरह, उन सबको क्या क्या डिटेल्स रखनी है। तो सबसे पहले तो उनको ऑथराइजेशन रखना पड़ेगा, लेटर्स, कितने प्रिंसिपल है उनके, उन सारे प्रिंसिपल से उनको क्या क्या ऑथराइजेशन मिला है। ठीक है, फिर उस ऑथराइजेशन के बिहाफ पे, प्रिंसिपल के बिहाफ पे उन्होंने कितने गुड्स परचेज किए हैं, ठीक है, या कितने गुड्स सेल किए हैं। डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड्स रिसीव्ड एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, फिर उनको अकाउंट्स मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जितने भी प्रिंसिपल से सबका, एंड उन्होंने कितना टैक्स पे किया है उसका भी डिटेल्स मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक क्या है, रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय अ मैन्युफैक्चरर। तो देख, मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर सबसे पहले करता क्या है, वो प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो उसको प्रोडक्शन का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन करने के लिए उसको रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड है तो उसको रॉ मटेरियल्स का भी रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। उसने कितनी सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ की है उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। कौन कितने गुड्स मैन्युफैक्चर हुए हैं, कितने गुड्स वेस्ट में चले गए हैं या बाय प्रोडक्ट्स में निकल गए हैं, वो उन सबका भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, records maintained by a service provider. Every registered person supplying services has to additionally maintain the account showing quantitative details of goods used, input services utilized and services supplied. मतलब क्या कि अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, ठीक है, तो मैंने सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अगर कोई गुड्स यूज़ किए है ना, तो मेरे को उस गुड्स की क्वांटिटेटिव डिटेल्स मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर मैंने सर्विस प्रोवाइड करते टाइम कोई और इनपुट सर्विस ली है तो मुझे उस इनपुट सर्विस की भी डिटेल्स मेंटेन करनी पड़ेगी।
ठीक है। रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। ही विल मेंटेन नेम एंड एड्रेस, किसका, किसके बिहाफ पे वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसका, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड व्हाइल प्रोवाइडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, पेमेंट रिसीव्ड, कितना पैसा मिला, कितना बाकी है, कितना मिलेगा एंड एक्सेट्रा, ये सारी डिटेल्स उसको मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय अ ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है वो सब भी यहाँ पर दिया हुआ है, एक बार इसको देख लेना। रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय द ओनर एंड ऑपरेटर ऑफ द वेयर हाउस और गोडाउन, एक बार घुमा लेना। कस्टडियन, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एंड एजेंट है, वो क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा एक बार देख लेना। देख, अकाउंट्स एंड ई वे बिल में से है ना, इट इज़ मोस्ट लाइकली तुमको 3 से 4 मार्क का एग्जाम में आएगा इधर इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर्स और इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, ठीक है। ई वे बिल में तो बहुत हाई चांसेस है कि एमसीक्यूज तो आएगा ही आएगा, एटलीस्ट एक एमसीक्यू आएगा इफ़ नॉट मोर, ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं। इन केस वेयर गुड्स आर सप्लाइड थ्रू एन ऑक्शन, अगर मैं टी, कॉफ़ी, रबर है ये सब ऑक्शन के थ्रू सप्लाई करता हूँ तो उस केस में मेरे को क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे उसका यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। तो भाई देख, सबसे पहले प्रिंसिपल और ऑक्शनियर जो भी है, ठीक है, उसको वेयर हाउस उसका जो भी है ना जहाँ पे गुड्स स्टोर किए उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। जो बायर है ना, ही द बायर हैज़ टू डिस्क्लोज सच वेयर हाउस एज हिज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अभी देख, एक वेयर हाउस है, ठीक है, एक वेयर हाउस में ऑक्शनियर ने गुड्स रखा है जो बायर खरीदने वाला है, तो ऑक्शनियर को भी उसका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा उस वेयर हाउस को, और उसी वेयर हाउस को बायर को भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं सप्लाई थ्रू अ प्राइवेट ट्रीटी, अगर मैं किसी प्राइवेट ट्रीटी के थ्रू सप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को उसका भी डिटेल्स मेंटेन करना पड़ेगा। मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे इन रिलेशन टू सच ऑक्शन, ठीक है। फिर मेरे को मेरा जो जुरिस्डिक्शनल प्रॉपर ऑफिसर है उसको इंटीमेट करना पड़ेगा कि भाई मेरा ये वेयर हाउस है, इस वेयर हाउस में इतने गुड्स पड़े जो मैं इतने टाइम में इसको बेचने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अब हाउ दी अबाउ रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड। सबसे पहला देख, जीएसटी में जितने भी रिकॉर्ड्स तुम मेंटेन करो ना वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो जैसे तुम फिजिकल फॉर्म में मेंटेन करते हो, उसका बैकअप लेते हो, उसको स्टोर करते हो सिक्योर्ड जगह पे, लाइकवाइज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी वैसा ही है, ठीक है। तुमने रिकॉर्ड्स मेंटेन किया, तुमने उसका बैकअप लेके रखा है, डिजिटल सिग्नेचर लेके रखा है, ऑथराइज करके रखा हुआ है, एक्सेट्रा। तो एक बार इसको फटाफट देख लेना। नेक्स्ट, नो एंट्री टू बी इरेज्ड और ओवर रिटन। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो इट इज़ क्वाइट एविडेंट कि मैं कभी भी एंट्री डिलीट कर सकता हूँ। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि भैया कोई भी एंट्री को तुम डिलीट नहीं करोगे अनलेस इट इज क्लेरिकल एरर। अगर क्लेरिकल एरर है तो तुम डिलीट कर सकते हो, अदरवाइज अगर तुम उसको डिलीट कर रहे हो तो जितनी भी एंट्रीज तुमने ऐड किया, डिलीट किया, उसका लॉग मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। चल एक बार ये भी पढ़ लेना इसको। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एंड फेलियर टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देख, अगर मेरा टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड करता है इन द करंट फाइनेंशियल ईयर तो आई हैव टू गेट माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है। मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड करना है, ये तो कब, जब मेरा टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स ₹2 CR, ठीक है। हाउएवर अगर मैं गवर्नमेंट हूँ एंड अगर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल दैट इज कैग ऑडिट कर रहा है तो मुझे एक सीए से या कॉस्ट अकाउंटेंट से ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे ही मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट हो जाता है, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट हो जाते हैं, मुझे इलेक्ट्रॉनिकली एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ माई ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। वो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में क्या है, उसके अंदर मेरा जो भी सेल्स का वैल्यू है, ठीक है, उसको रिकंसाइल करके देना पड़ेगा। अभी देख, मैं जीएसटी रिटर्न फाइल करता हूँ, ठीक है, और GSTR 1 एंड मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना रहा हूँ, तो बट ऑब्वियस है भाई मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो सेल्स दिख रहा है टोटल सेल्स, वो ही टोटल सेल्स मेरा GSTR 1 ऑफ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च का टोटल से मैच होना चाहिए। प्रिटी लॉजिकल, ठीक है। अगर मैच नहीं हो रहा है तो जो भी डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस का मेरे को एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा एंड वो स्टेटमेंट मुझे साइन करवाना पड़ेगा एक सीए से और उसको अलॉन्ग विथ माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता हूँ या रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट अपलोड नहीं करता हूँ तो मेरे पे सेक्शन 73, 74 का पेनल्टीज लग जाएगा। सेक्शन 73 इज़ फॉर अदर देन नॉन फ्रॉड केसेस एंड सेक्शन 74 इज़ इन केस ऑफ फ्रॉड केसेस,
समझ में आ गया, ठीक है। तो ये ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एंड फेलियर टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रख लेना, ये जाने से पहले एक बार देख लेना। पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स, देख मैं जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहा हूँ ना, आई हैव टू रिटेन इट फॉर एटलीस्ट 72 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। मतलब अपना फाइनेंशियल ईयर है 1920, तो 31 मार्च 20 के बाद मैं जब भी एनुअल रिटर्न फाइल करूंगा, फॉर इंस्टेंस मैंने एनुअल रिटर्न फाइल किया 1 जून 2020 को विथ रिस्पेक्ट टू 1920 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो 1 जून से 72 मंथ्स तक मुझे मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स 1920 के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखने पड़ेंगे फॉर 72 मंथ्स। अगर मैं 1920 के ईयर रिलेटेड अगर मेरा किसी अपील या रिवीजन में चला जाता है या इन्वेस्टिगेशन में चला जाता है, तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब तक मेंटेन करने पड़ते हैं? up to the 1 year after the finalization of the appeals or 72 months from the date of filing the annual return whichever is later, ठीक है। मतलब कैसा है कि भाई मेरा 72 मंथ्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन मेरे अपील को खत्म हुए 1 साल नहीं हुआ, ठीक है। तो उस केस में मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डिस्पोज नहीं कर सकता, मुझे अपील को खत्म होने के 1 साल तक रुकना पड़ेगा। मेरा अपील को खत्म होकर 1 साल हो गया, लेकिन मेरे 72 मंथ्स खत्म नहीं हुए, तो भी मैं डिस्पोज नहीं कर सकता, मुझे 72 मंथ्स तक रुकना पड़ेगा। समझ में आ गया? विच एवर इज लेटर वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये पीरियड ऑफ रिटेंशन भी देख लेना। देख ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, फेलियर टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड पीरियड ऑफ रिटेंशन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ध्यान से देख लेना एग्जाम में जाने से पहले। नेक्स्ट, ई वे बिल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर जीएसटी। इसमें देख ई वे बिल क्या है। ई वे बिल का फॉर्म नंबर है फॉर्म जीएसटी EWB ई वे बिल 01, ठीक है। अभी ये देख, ये जो 3 चार्ट है, ये 3 चार्ट इंपॉर्टेंट है। When e-way bill is to be generated when the consignment value is more than rupees 50,000, ठीक है, whether or not in relation to supply or due to inward supplies from an unregistered supplier। मतलब क्या कि जब मेरा consignment value अगर 50,000 से ज़्यादा है, ठीक है, whether or not it constitutes a supply, मतलब वो supply की definition में आता है कि नहीं आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसका वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, ठीक है। एंड अगर मैंने अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट से खरीदा है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से उसको खरीदा है, तो मुझे ई-वे बिल इशू करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदा है तो रजिस्टर्ड सप्लायर ई-वे बिल इशू करेगा, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदा है तो मैं बीइंग द रजिस्टर्ड रेसिपिएंट ई-वे बिल इशू करूंगा, ठीक है। हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल, कौन कॉज करेगा? सप्लायर, इफ द सप्लायर इज रजिस्टर्ड एंड अंडरटेक्स टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स। मैं सप्लायर हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि भाई मैं गुड्स डिलीवर करूंगा तुझे, ठीक है। तो उस केस में मैंने क्या किया, मैंने एक अंडरटेकिंग लिया है टू डिलीवर द गुड्स। आई एम अ रजिस्टर्ड सप्लायर, आई विल जनरेट ई-वे बिल। क्यों? बिकॉज आई एम कॉजिंग द मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स, ठीक है। रेसिपिएंट इफ ही अरेंजेस द ट्रांसपोर्ट, मैं रेसिपिएंट मेरे को क्या बोलता है, नहीं आप तकलीफ मत लो, मैं मेरा ट्रांसपोर्ट भेजता हूँ, तुम उसमें गुड्स डाल दो और मुझे डिलीवर कर दो। तो उस केस में रेसिपिएंट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट, तो रेसिपिएंट विल इशू ई-वे बिल। एंड रेसिपिएंट इफ गुड्स आर सप्लाइड बाय एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर, अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर सप्लाई कर रहा है तो उस केस में इट विल बी डीम्ड के मूवमेंट इज कॉज्ड बाय रेसिपिएंट एंड सच रेसिपिएंट विल इशू ई-वे बिल, ठीक है। ई-वे बिल इज टू बी इशूड बाय द पर्सन हु कॉजेज द मूवमेंट, याद रखना। नेक्स्ट, मैंडेटरी ई-वे बिल इवन इफ द वैल्यू इज लेस देन रुपीज 50,000, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोला है कि अगर मैं इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ठीक है, अगर कोई प्रिंसिपल है जो अपने जॉब वर्कर को गुड्स सप्लाई कर रहा है फॉर प्रोसेसिंग एंड इफ दैट सप्लाई इज इंटर स्टेट, ठीक है, तो उस केस में इवन इफ द वैल्यू इज लेस देन रुपीज 50,000 मुझे ई-वे बिल इशू करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय अ सीटीपी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। अगर कोई सीटीपी है, ठीक है, एंड इफ सच सीटीपी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ सप्लाइंग नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड, तो इवन इफ द कंसाइनमेंट वैल्यू इज लेस देन रुपीज 50,000 उसको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 चार्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चार्ट हो सके तो इसको कहीं पे लिख के रख लेना। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड, फॉर्म जीएसटी EWB 01 के 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए इज टू बी फिल्ड बाय द ट्रांसपोर्टर और बाय द ईसीओ और कोरियर एजेंट जो गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है। पार्ट बी में आएगा ट्रांसपोर्ट डिटेल्स जिसके अंदर मैं मेरे गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू जनरेट ई-वे बिल, 3 कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर मैंडेटरी
ई वे बिल लगेगा, तो एक बार ये देख लेना। कंसोलिडेटेड ई वे बिल, अगर मेरे एक ही कन्वेंस में मल्टीपल कंसाइनमेंट जा रहा है तो मैं एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल दैट इज फॉर्म GST EWB 02 इशू कर सकता हूँ इन रिस्पेक्ट टू सच कन्वेंस। कब करूँगा मैं कंसोलिडेटेड ई वे बिल? जब एक कन्वेंस में मल्टीपल कंसाइनमेंट जा रहा है, ठीक है। इतना याद रखना, ई वे बिल इज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट, बराबर। तो एक ही व्हीकल में अगर मेरा मल्टीपल कन्वेंस जा रहा है तो उस केस में मैं कंसोलिडेटेड ई वे बिल इशू कर सकता हूँ। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ ई वे बिल, जो भी ई वे बिल इशू हुआ है दैट ई वे बिल हैज़ टू बी एक्सेप्टेड विद इन 72 आवर्स फ्रॉम इट्स जनरेशन और डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर। मतलब मैंने गुड्स ट्रांसपोर्ट किया, ठीक है, मेरा गुड्स 24 आवर्स में डिलीवर हो गया तो मुझे विद इन 24 आवर्स उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ई वे बिल को। मेरे गुड्स एक हफ्ते बाद डिलीवर होने वाला है तो मुझे विद इन 72 आवर्स ई वे बिल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दैट इज विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। अभी देख, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या बोला है, गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवेज, अगर मैं रेलवेज से गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे ई वे बिल इशू करने की ज़रूरत नहीं है। हावेवर मैं जो भी गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ मेरे को उस गुड्स से रिलेटेड इनवॉइसेस, डिलीवरी चालान या बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर द गुड्स आर सप्लाइड बाय एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू अ रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, तो इस केस में जो मेरा रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है वो ई वे बिल इशू करेगा, सप्लायर को ई वे बिल इशू करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, गुड्स ट्रांसपोर्टेड विद इन द सेम स्टेट यूनियन टेरिटरी अप टू 50 किलोमीटर, एक ही स्टेट में है लेकिन 50 किलोमीटर से ज़्यादा है तो मुझे ई वे बिल इशू करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक ही स्टेट में है और विद इन 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है और मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे ई वे बिल इशू करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अंधेरी से बैंड्रा अगर मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे ई वे बिल इशू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं अंधेरी से पुणे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है, तो पुणे इज़ मोर देन 50 किलोमीटर्स, ऑल्दो इट इज़ विद इन द सेम स्टेट बट वो 50 किलोमीटर से ज़्यादा है ना, तो मुझे ई वे बिल इशू करना पड़ेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन सबमिटेड, मैं ई वे बिल में मेरे जो जो इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ ना वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू फाइल माई GSTR 1, ठीक है। नेक्स्ट, कैंसिलेशन ऑफ ई वे बिल, ई वे बिल जनरेट होने के बाद मेरे को उसको अगर कैंसिल करना है तो विद इन 24 आवर्स फ्रॉम इट्स जनरेशन मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। हावेवर अगर वो इन ट्रांजिट वेरीफाई हो गया तो इट कैन नॉट बी कैंसल्ड, ठीक है। मतलब क्या कि भाई मैंने उसको वेरीफाई कर लिया कि वो इन ट्रांजिट है, लेकिन उसके बाद अगर मेरे को उसको कैंसिल करना तो मैं उसको कैंसिल नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो, ठीक है। नेक्स्ट, ई वे बिल इज नॉट वैलिड विदाउट द प्रॉपर व्हीकल नंबर, ई वे बिल मे बी अपडेटेड n नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार मुझे ई वे बिल अपडेट करना है मैं कर सकता हूँ। उसमें जो भी मैंने लेटेस्ट व्हीकल नंबर डाला है दैट शुड मैच विद द व्हीकल नंबर कैरिंग द गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट, वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई वे बिल इंपॉर्टेंट है और अमेंडेड भी है, एक बार ध्यान रखना। इसमें क्या, डिस्टेंस विद इन दी कंट्री अप टू 100 किलोमीटर फॉर एवरी 100 एडिशनल 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ, अप टू 20 किलोमीटर एंड फॉर एडिशनल 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ, ठीक है। ये जो यहाँ पे तुमको अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो दिखा है ना, अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, जितनी भी जगह है ना वो सब में आगे ऐड कर देना। और मल्टी मॉडल शिपमेंट वेयर एटलीस्ट 1 लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप्स, ये एक बार लिख लो। जो भी तुम्हारा ओडीसी है ना, ओडीसी के आगे लिख लेना और मल्टी मॉडल शिपमेंट वेयर एटलीस्ट 1 लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप, ये तुम्हारा अमेंडेड है, ठीक है। तो अगर अदर देन ओडीसी या मल्टी मॉडल शिपमेंट है तो अप टू 100 किलोमीटर्स उसका वैलिडिटी रहेगा एंड एक दिन का, एंड देयर आफ्टर फॉर एवरी 100 किलोमीटर एडिशनल 1 डे का वैलिडिटी चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल 350 किलोमीटर्स है तो मेरे ई वे बिल का वैलिडिटी विल बी 350 किलोमीटर्स फॉर 100 किलोमीटर 1 डे एंड फॉर एवरी 100 किलोमीटर और एडिशनल 1 एडिशनल डे, ठीक है। तो मतलब 100 किलोमीटर 1 डे, 200 किलोमीटर्स 2 डेज, 300 किलोमीटर्स 3 डेज, 350 पार्ट ऑफ 100 किलोमीटर्स का एडिशनल 1 डे, टोटल 4 डेज का वैलिडिटी हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। लाइक वाइज अगर ओडीसी है मतलब ओवर डायमेंशनल कार्गो है या फिर मेरा मल्टी मॉडल शिपमेंट है तो उस केस में अप टू 20 किलोमीटर्स का मेरा वैलिडिटी रहेगा 1 डे का, देयर आफ्टर फॉर एवरी 20 किलोमीटर्स 1 एडिशनल डे रहेगा। ओडीसी ओवर डायमेंशनल कार्गो, वो जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं ना जो काफ़ी स्लो स्पीड पे चलते हैं उनके लिए ये रखा है, ठीक है। वो काफ़ी स्लो स्पीड पे चलते हैं तो वो डिलीवरी भी काफ़ी लेट करेंगे, देयरफॉर उसके लिए वैलिडिटी पीरियड उनका ज़्यादा रखा है, ठीक है। वैलिडिटी पीरियड इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। नेक्स्ट,
सिचुएशन वेयर ई वे बिल इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, इसमें 15 ऐसे केसेस है जहाँ पर ये बोला है कि भैया ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी की सारी एक बार देख लेना याद से। देख इसके अंदर सबसे पहला क्या है, व्हेन गुड्स ट्रांसपोर्टेड आर, अगर मैं एलपी के जेसीबी यूज्ड करेंसी ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी व्हाट इज़ एल पी के जेसीबी यूज्ड करेंसी, एल स्टैंड्स फॉर LPG, पी स्टैंड्स फॉर पर्ल्स, के स्टैंड्स फॉर केरोसिन, जे स्टैंड्स फॉर ज्वेलरी, सी स्टैंड्स फॉर कोरल, बी स्टैंड्स फॉर बैगेज, यूज्ड स्टैंड्स फॉर यूज्ड पर्सनल और हाउस होल्ड इफेक्ट्स एंड करेंसी स्टैंड्स फॉर करेंसी। ठीक है, तो अगर मैं इनकी सप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस मतलब बैलगाड़ी से गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। साइकिल से गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ तो ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एग्जेम्प्टेड गुड्स है या फिर नोटिफाइड एरिया में सप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल इनकी सप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव लिस्ट में अगर कोई गुड्स है, मैं वो गुड्स की सप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं गुड्स को नेपाल या भूटान से सप्लाई कर रहा हूँ टू और फ्रॉम नेपाल और भूटान तो मुझे ज़रूरत नहीं है ई वे बिल की। फिर अगर मेरा कंसाइनिंग गवर्नमेंट है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर मैं डिफेंस फॉर्मेशन के लिए कोई गुड सप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे ई वे बिल रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स, खाली कार्गो का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो मुझे ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है, एंड सो ऑन। ठीक है, अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर्स अगर मैं खाली वेइंग पर्पज़ के लिए, मतलब मेरा कोई गुड्स है, ठीक है, मैं बाजू में कहीं पे उसको वेट करने के लिए खाली लेके जा रहा हूँ, वापस वेट करवा के लेके आ जाऊँगा तो मुझे ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको स्क्रीन पर रखा है, अगर तुम्हें चाहिए तो ये 15 के 15 लिस्ट जो भी है ना उसको एक बार उतार लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर तुम वीडियो मोबाइल में देख रहे हो तो। ठीक है, दैट्स इट। इसके अलावा तो कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं ई वे बिल में। सो वी रेस्टेड हियर, अपना आज चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इनवॉइसेस कवर हो गया, डॉक्यूमेंट्स कवर हो, अदर डॉक्यूमेंट्स कवर हो गए, अकाउंट्स एंड ई वे बिल भी अपन ने कवर कर लिया। ठीक है, चलो गाइस, आदियोस एंड हैव अ नाइस डे, बाय।